Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 2nd of December 25 and we are starting our today's lecture of CAF 8 Audit and Assurance Essentials. हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट और हमने शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस वाला जो ISA है उसमें हमने बात करना शुरू की थी और ये हमने पढ़ा था यहाँ पे ISA 315 है ये ठीक है। 320 मटीरियलिटी क्या है वो इसके बाद आएगा। ये हम पढ़ रहे थे प्रोसीजर्स। उस दिन हमने डिस्कस किया था कि टेक्निक्स ऑडिट टेक्निक्स कितनी है, तो हमने देखा था 7 है। और हमने कंसेंसस डेवलप किया था कि हमारे बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, बल्कि दो ही तरह के आप कह सकते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में दो तरह के होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस। और टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस में फिर होते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि रिस्क असेसमेंट हो या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो, दोनों में ये सात टेक्निक्स ही अप्लाई होती हैं। सात की सात तो नहीं, मतलब कहीं पे दो तीन चार और कहीं पे सात की सात अप्लाई होती हैं। तो उस दिन हमने देखा था यहाँ पे कि रिस्क असेसमेंट में भी इन्हीं में से तीन या चार टेक्निक्स बेसिकली एप्लीकेबल होती हैं जो हमने यहाँ पढ़ ली थी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन वगैरह होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। फिर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी हमने शुरू किया था, एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमने पढ़ा था कि एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द रीजंस फॉर एनी चेंज, ये हम पढ़ेंगे। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस में पढ़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हाउ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स अफेक्ट susceptibility of assertions to misstatement and the degree to which they do so in the preparation of the financial statement in accordance with the applicable financial reporting standard। तो हम ये देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट हम बेसिकली कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस भी हम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है और कहाँ तक इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ये ससेप्टिबिलिटी है कि हम मिस स्टेटमेंट कर जाएंगे। अब ये जो वर्ड नीचे सेंटेंस है ना, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंस में आपको समझ आए कि वो कहना क्या चाह रहा है। जबरदस्ती समझने की कोशिश नहीं करनी। इनहेरेंट रिस्क, अब ये तीन तरह के रिस्क हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी आपने इसे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, सिर्फ एक आइडिया ले लें। ठीक है, बाद के आगे जाके ये होते क्या हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक है रिस्क का, वो बाद में जाके डिस्कस करेंगे। इनहेरेंट होना किसी चीज का, यहाँ तो रिस्क की बात कर रहा है ना, हम एक जनरल बात करते हैं कि हम कहते हैं कि इसकी इनहेरेंट बुराई है इस बंदे में, या इसकी इनहेरेंट खूबी है। इनहेरेंट होती है जो पैदाइशी तौर पे किसी के अंदर कोई चीज मौजूद हो, जो उसका एक टिल्ट हो, मतलब जिस तरफ उसका रुझान ज्यादा हो किसी इंसान का किसी चीज का, तो हम कहते हैं ये चीज इनहेरेंट है इसमें, ये बिल्ट इन है। मतलब कुछ लोग बहुत ही पोलाइट होते हैं, तो वो बहुत भी कोई फाइट भी हो जाए तो एक हद से ज़्यादा वो अग्रेसिव नहीं हो पाते, होना चाहें भी तो नहीं हो पाते। वो एक्चुअली उनके अंदर एक बिल्ट इन चीज़ होती है। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे एकदम से गुस्से में आते हैं, वो चाहें भी तो अपने आप को काम नहीं रख सकते, हालांकि उन्हें खुद फील होता है कि वो ठीक नहीं कर रहे, कोशिश भी करते हैं। तो इनहेरेंट चीज़ ऐसी है जो कि पैदाइशी तौर पे जो कि आपके अंदर आ गई है और इसे आप एक हद से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को आप एक हद से ज़्यादा कंट्रोल ना कर सकें, आपको उसे एडजस्ट करना पड़े, आपको उसे मतलब सिर्फ टॉलरेबल लेवल तक रखना पड़े, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करके अपने आप से, उसे कहते हैं ये चीज़ इनहेरेंट है। तो इनहेरेंट रिस्क ऐसा रिस्क है जो कि मौजूद है। जैसे इंसान की मौत, किसी भी वक्त इंसान की मौत एक इनहेरेंट रिस्क है। आप ये रिस्क खत्म कर ही नहीं सकते। खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं कोई वारदात हो सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक कोई बीमारी सामने आ सकती है। अब तो आज के हालात में तो एक अजीब सा एक प्रॉब्लम चल रहा है कि क्लॉटिंग आ जाती है ब्लड में। अच्छा भला जवान बंदा, वो क्लॉट की वजह से एकदम से हार्ट अटैक हो जाता है। ये चीज़ें इनहेरेंट है, हम इन्हें एक हद से ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते, तो वी हैव टू एक्सेप्ट और वी हैव टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, ये होता है इनहेरेंट। एक होता है ये, और रिस्क क्या है कि ये चीज़ मौजूद है। हम अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछें, बात करें ऑडिट में, तो हमने क्या करना होता है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, हमने
मैंने ये कम से कम बात रखनी होती है कि हम गलत रिपोर्ट ना दे दें। मतलब हमारा ऑडिट रिस्क क्या है कि हम गलत रिपोर्ट दे दें और मिस स्टेटमेंट मौजूद है और हम कह दें कि मिस स्टेटमेंट नहीं है। और मिस स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी हमने बात की थी। मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ठीक है। और मिस स्टेटमेंट क्या होती है कि इंफॉर्मेशन इज मिस स्टेटेड इफ इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। मतलब यूजर जो है मिस स्टेट हो जाए और वो गलत डिसीजन ले ले, तो उसका डिसीजन चेंज हो जाए। अगर उसे मिस स्टेटमेंट का पता होता तो उसका डिसीजन कुछ और होता। और मिस स्टेटमेंट की दो रीजन होती हैं, फ्रॉड एंड एरर। और रिस्क क्या है हमारे लिए ऑडिटर के लिए कि देयर इज ए मिस स्टेटमेंट और हम कह दें कि नहीं, देयर इज नो मिस स्टेटमेंट, हम क्लीन रिपोर्ट दे दें। इसके ऑपोजिट रिस्क भी है कि देयर इज मिस स्टेटमेंट और हम कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। और इसके ऑपोजिट भी है कि मिस स्टेटमेंट नहीं है और हम गलत जज कर जाएं और हम कहें नहीं जी देयर इज मिस स्टेटमेंट। तो ये तो ऑडिट रिस्क है कि हम ऑडिट में गलती कर जाएं। एक मैनेजमेंट का भी तो रिस्क है ना कि एक मिस स्टेटमेंट मौजूद को वो रोक नहीं पाएगी। मिस स्टेटमेंट होगी लेकिन मैनेजमेंट उसे रोक नहीं पाएगी। अब वो भी दो तरह की है। ठीक है। बल्कि दो नहीं, कई तरह की है। लेकिन मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट को कैसे रोकती है? इंटरनल कंट्रोल के थ्रू। वो अपने सिस्टम डिज़ाइन करती है इंटरनल कंट्रोल के, और वो उनका मकसद ही ये होता है कि मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें, या तो होने से पहले ही रोक दें, प्रिवेंट कर दें, या उसे अगर हो गई या तो डिटेक्ट करें और करेक्ट कर दें। लेकिन अगर मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है तो इससे क्या होगा कि मिस स्टेटमेंट पकड़ी नहीं जाएगी, या अगर पकड़ी जाएगी तो ठीक नहीं हो पाएगी। तो मैनेजमेंट का रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क मीन्स। हाँ नहीं है बेटा, मैं एक मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि बाकी दो बची हैं, मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हुई हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ ताकि ये कि उन्हें दोबारा हम लाइन पे ले लें, ठीक है? क्योंकि आज मैं घर पे ही हूँ, या ऑनलाइन ही हमारा लेक्चर चल रहा है। तो अभी मैं एक आध मिनट में दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्टेड तो मैं रहूँगा, मैं उन्हें ज़रा थोड़ा सा परसू कर लूँ। जी। तो मैं बात कर रहा ठीक है था सर। कि इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क जिसे हम एक हद से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। एक होता है मैनेजमेंट का रिस्क जिसे हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। मतलब मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे, वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। इन दोनों की वजह से हमारा एक रिस्क आ जाएगा कि हम ऑडिट में गलत रिपोर्ट दे देंगे। या तो मैनेजमेंट का कंट्रोल ठीक नहीं है और हम कंट्रोल पे रिलाई कर रहे हैं। मैं कंट्रोल ने कहा देर इज नो रिस्क या देर इज नो मिसस्टेटमेंट और हमने भी मान लिया। अब एक्चुअली मिसस्टेटमेंट थी। इसमें हमारी गलती ज़्यादा नहीं थी, इसमें कंट्रोल ने हमें डिसीव किया। एक होता है इनहेरेंट रिस्क कि जिसमें ना मैनेजमेंट की गलती है ना हमारी गलती है। एक चीज एक हद में एक रिस्क है, उसे हम खत्म कर नहीं सकते। उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन उसे आप छेड़ नहीं सकते, बल्कि उसे कम भी एक बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। उसे आप छेड़ ही नहीं सकते। अब ये कहोगे वो कुदरत की तरफ से रिस्क होता है, उसे आप कुछ नहीं कर सकते। उसे कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए फिर आपको इंटरनल कंट्रोल बड़े स्ट्रांग रखने पड़ते हैं, ताकि इंटरनल कंट्रोल इतने स्ट्रांग हों कि वो चीज़ों को पकड़ लें और इनहेरेंट रिस्क जो है उसकी जो सेवेरिटी है, जो इंटेंसिटी है, वो कम हो जाए। और आखिर में जो ऑडिट रिस्क है कि मैं चीज़ों को नहीं पकड़ पाऊंगा। अभी इस बात को समझना है कि मैं रिलेशन क्या बनाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ को मैं गलत रिपोर्ट कर दूंगा, उसके पीछे एक तो ये रीज़न है कि इंटरनल कंट्रोल ने गलत रिपोर्ट दी और मैंने इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई किया, तो मैंने भी गलत रिपोर्ट दे दी। दूसरी भी रीजन क्या हो सकती है कि इस चीज में वैसी रिस्क मौजूद है जिस जो कुदरत की तरफ से इसे नहीं छेड़ा जा सकता। ना मेरा कसूर है ना मैनेजमेंट का कसूर है, लेकिन मेरा रिस्क तो है और चांसेस हैं कि इसकी वजह से मैं गलत रिपोर्ट दे दूंगा। अब ये दो चीजें अगर मौजूद हैं, फर्ज करें कि कंट्रोल रिस्क मौजूद है, मुझे पता है कि मैनेजमेंट के जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें वीकनेस है और बहुत सी मिसस्टेटमेंट ऐसी हैं जो ये नहीं पकड़ रहा होगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है। तो दूसरी साइड पे इनहेरेंट रिस्क का भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपने प्रोसीजर बड़े स्ट्रॉन्ग करने हैं कि अगर कंप्ला जो इंटरनल कंट्रोल है वो चीज़ों को नहीं भी पकड़ पाता तो मेरे प्रोसीजर इतने स्ट्रॉन्ग हों तो कि वो चीज़ों को पकड़ लें। और इनहेरेंट रिस्क मौजूद भी है तो मैं अपने प्रोसीजर इतने ज़्यादा बढ़ा दूं कि इनहेरेंट रिस्क जो है मुझ पे असरअंदाज ना हो सके, वो इतना उसकी इंटेंसिटी इतनी कम रह जाए कि मैं ये ना कह सकूं कि मेरी रिपोर्ट गलत है। तो इसे कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। कि मैं अपने इंटरनल कंट्रोल को अपने सॉरी अपने प्रोसीजर्स को, ऑडिट प्रोसीजर को बहुत स्ट्रांग रखूं और मैं ये ना कर सकूं कि मैं डिटेक्ट नहीं कर सका चीज़ें। डिटेक्शन रिस्क होता है कि देयर वाज मिस स्टेटमेंट लेकिन मैं डिटेक्ट नहीं कर सका। जब मैं कहता हूं कि मैं डिटेक्ट नहीं कर सका तो इसका मतलब ये मेरा कसूर है कि मेरे प्रोसीजर गलत थे। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करूंगा? मैं अपने प्रोसीजर्स को बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा।
अब ऑडिट रिस्क जो है मेरा ओवरऑल वो इन तीनों की वजह से होता है। एक तो पैदाइशी रिस्क मौजूद है कि कोई गलती होनी होनी है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, तो वो रिस्क मेरे ऑडिट में भी आ गया कि वो गलती थी और मैंने गलत रिपोर्ट दे दी। कंप्लायंस रिस्क मौजूद है कि इंटरनल कंट्रोल वीक थे, उन्होंने गलती नहीं पकड़ी, मैंने भी नहीं पकड़ी। और तीसरे में मैंने क्यों नहीं पकड़ी, मेरे प्रोसीजर गलत थे। तो तीन तरह के रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क, मेरा किसी का रिस्क नहीं है, जनरल रिस्क है। कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट का रिस्क है। डिटेक्शन रिस्क मेरा रिस्क है कि मेरे प्रोसीजर ठीक नहीं थे। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क बनता है। ऑडिट रिस्क का मतलब है कि बाय वट एवर रीजन मैंने रिपोर्ट गलत दे दी। और वट एवर रीजन में तीन ही रीजन आती हैं। या तो इनहेरेंट रिस्क हाई था, उसमें रिस्क वैसे ही पैदाइशी तौर पे बहुत था, तो मैंने उसे कम नहीं कर सका। कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल वीक थे, उन्होंने चीज़ों को नहीं पकड़ा, मैं भी नहीं पकड़ सका। और मैं क्यों नहीं पकड़ सका, मेरा अपना डिटेक्शन रिस्क जो है मैंने उसे कवर नहीं किया। तो तीनों को इकट्ठा कर दें तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क बनता है। अब यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है, हाउ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर अफेक्ट ससेप्टेबिलिटी ऑफ असर्शन। कैसे इनहेरेंट रिस्क फैक्टर जो है वो फैक्टर जो है वो ससेप्टेबिलिटी ऑफ असर्शंस को अफेक्ट करता है। असर्शंस क्या होते हैं, वो जो पांच क्लेम्स होते हैं कि ये जो मैनेजमेंट करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट भी हैं, एक्यूरेट भी हैं, और एटसेट्रा एटसेट्रा। ससेप्टेबिलिटी ऑफ असर्शंस का मतलब है कि वो जो असर्शंस हैं उनके अगेंस्ट एक डाउट क्रिएट हो जाएगा कि ये शायद ये असर्शन फॉलो नहीं हो पाएंगे या नहीं फॉलो हुए। तो इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क है जो पैदाइशी तौर पे मौजूद है और जिसकी वजह से ये ससेप्टेबिलिटी, ये चांस मौजूद है कि असर्शन जो हैं उन्हें फॉलो नहीं कर सकी मैनेजमेंट टू मिस स्टेटमेंट। असर्शन टू मिस स्टेटमेंट तो मतलब फॉलो नहीं कर सकी, तो असर्शन जो मिस स्टेटमेंट के थे कि कंप्लीट भी हैं एक्यूरेट भी हैं वो नहीं हो सके, तो मिस स्टेटमेंट हुई हुई है। एंड द डिग्री टू विच दे डू सो, और किस हद तक वो जो असर्शंस हैं वो मिस स्टेटमेंट को कवर नहीं कर पाते, या वो असर्शन के बारे में जो वो जो असर्शन है, वो जो क्लेम है वो मिस स्टेटमेंट के बारे में गलत हो जाते हैं क्योंकि हम असर्शन को पूरी तरह अप्लाई ही नहीं कर पाए। और उसकी रीज़न क्या थी, इनहेरेंट रिस्क था इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस की बात कर रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है कि देर इज एन इनहेरेंट रिस्क, जिसकी वजह से जो एजेशन की ससेप्टेबिलिटी जो है, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। और इनहेरेंट रिस्क की वजह से बहुत ज़्यादा चांस है कि जो असर्शंस हैं वो पूरी तरह फॉलो नहीं हो पा रहे। जब फॉलो नहीं हो पा रहे तो देर इज़ नो कम्प्लीटनेस, देर इज़ नो एक्यूरेसी। दूसरे अल्फाज में वहाँ पे मिस स्टेटमेंट का रिस्क मौजूद है। और किस हद तक ये चांस मौजूद है कि ये मिस स्टेटमेंट होगी, ये चीज़ हमने करनी होती है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस में। ठीक है। अब वो दोबारा पढ़ते हैं, हाउ इनहेरेंट। अभी हम कह रहे हैं कि वो आप अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस करना क्यों चाह रहे हो, इसलिए ये असेस करने के लिए कि हाउ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स अफेक्ट ससेप्टेबिलिटी इंजर्शन। हम ये देखना चाहते हैं कि इस बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क का एलिमेंट कितना ज्यादा है, ये बिजनेस कितना रिस्की है कि इसमें कुछ ऐसे रिस्क मौजूद हैं जिनका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वो कितने हैं इस बिजनेस में, किस हद तक हैं, और वो किस हद तक असर्शन को डिस्टर्ब करते हैं। ये देखने के लिए हम अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस करते हैं। जब असर्शन को डिस्टर्ब करते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हम फॉलो नहीं कर पाते। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आगे बढ़ना। और स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड में यही लिखा है ना कि मैनेजमेंट ने 5 असर्शन या 6 असर्शन फॉलो करने हैं। तो इस पॉइंट को जरा इस सेंस में पूरी डिटेल से समझें कि हम अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस में बेसिकली इनहेरेंट रिस्क फैक्टर असेस कर रहे होते हैं, ये चेक करने के लिए कि ये फैक्टर कितना स्ट्रांग है और कितने चांसेस हैं कि ये असर्शंस को डिस्टर्ब करेगा, और मिस स्टेटमेंट होने के बावजूद हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस करते हैं। उसके बाद फिर बिजनेस रिस्क उसने बता दिया कि बिजनेस रिस्क कौन सा होता है। बिजनेस रिस्क हमारा ऑडिटर का रिस्क नहीं है, बिजनेस का रिस्क है। दूसरे अल्फाज में मैनेजमेंट का रिस्क है। आर रिस्क अकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंट कंडीशंस, इवेंट, सर्कमस्टेंसेज, एक्शंस और इन एक्शंस दैट कुड अफेक्ट एन एंटिटीज एबिलिटी टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कैरी आउट इट्स स्ट्रेटजीज। मतलब ये वो बिजनेस रिस्क हैं जो मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं
मुख्तलिफ कंडीशन, वाकयात, हालात की वजह से मैनेजमेंट कोई एक्शंस लेती है, फैसले करती है, या इन एक्शन का मतलब है कि फैसला लेना चाहिए था, कोई एक्टिविटी करनी चाहिए थी और आपने नहीं की, उसे इन एक्शन कहते हैं। उसकी वजह से वो एंटिटी जो है उसकी अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाती। ये जो रिस्क है कि मुख्तलिफ हालात वाक़यात की वजह से एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाती, पाएगी या कर पाती, ये जो रिस्क है इसे बिजनेस रिस्क कहते हैं। ठीक है। इसमें बहुत से रिस्क आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिस्क भी आ जाते हैं, लिक्विडिटी रिस्क भी आ जाते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी जो कैश फ्लो है वो बहुत वीक है, तो आपको एक्सपेंसेस पे नहीं कर पा रहे अब टाइम पे, आपकी इनकम कम होती जा रही है, आप उसे सही तरह कोप अप नहीं कर पा रहे, आप सेल्स स्ट्रेटेजी सही तरह नहीं चला पा रहे। तो फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी ठीक नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे बिजनेस रिस्क होते हैं। बिजनेस रिस्क कैन ऑल्सो अकर एज ए रिजल्ट ऑफ सेटिंग इन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज और गोल्स। एक तो ये कि अपने गोल अचीव ही नहीं कर पा रहे, एक ये कि जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव या गोल सेट किया है वो है ही अनरियलिस्टिक, उसे अचीव किया ही नहीं जा सकता और आप एक गलत चीज़ के भागे पीछे भागे जा रहे हैं, जिसके बारे में जनरली कहा जाता है कि आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, ना वो ट्रक काबू आएगा ना वहां तक पहुंचेंगे, तो आपका तो ऑब्जेक्टिव ही गलत है। तो पहला तो ये उसने बताया कि बिजनेस रिस्क ये रिस्क है कि मुख्तलिफ हालात वाकयात की वजह से मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकेगी, तो वो जो हालात वाकयात हैं वो बताते खुद एक रिस्क है। दूसरा ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव ही गलत सेट किए हैं, तो हालात तो वाकई ठीक भी रहे, नॉर्मल भी रहे, फेवरेबल भी रहे, इवन देन वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा क्योंकि वो तो रियलिस्टिक है ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो उसने दो तरह से बात की है। फिर नीचे उसने इंटरनल कंट्रोल की बात की है। इंटरनल कंट्रोल में उसने 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपने याद कर लेने। कंट्रोल एनवायरनमेंट, risk assessment process, entities process to monitor the system of internal control, information system and communication, और कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है कि कोई भी काम करने से पहले आपको माहौल बनाना पड़ता है कि उस माहौल में वो चीज़ आगे बढ़े। अगर आप खजूर के दरख्त को गिलगित में लगा देंगे तो वो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि वो ठंडे इलाके का दरख्त ही नहीं है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इन्वायरमेंट देनी पड़ती है। अब इन्वायरमेंट में क्या आता है, आबो हवा भी आती है, लोगों का आपस में मेल जोल भी आता है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी आती है, लोगों की विलिंगनेस भी आती है कि वो दिल से काम करें। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट आगे हम पढ़ेंगे। कंट्रोल एनवायरनमेंट में लोगों को भी कन्विंस करना होता है कि भी हम ये जो इंटरनल कंट्रोल लगा रहे हैं ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए है, तो आपकी भी बेहतरी होगी। फिर लोगों को सिखाना भी है कि कंट्रोल अप्लाई कैसे करना है, फिर लोगों को बताना भी है कोई गलती होती है तो आपने कैसे कहाँ किसे बतानी है। तो पूरी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा और पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, लोग दिल से उसमें शामिल हों। एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस दूसरा इसका कंपोनेंट होता है कि इंटरनल कंट्रोल में हम हर वक्त रिस्क जो है ना, एंटिटी एंटिटी कौन कौन से रिस्क फेस कर रही है वो फॉर इवेल्युएट कर रहा होता है, उसका इम्पेक्ट ले रहा होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे इसका क्या इम्पेक्ट आएगा या ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन पे भी, और फौरन उसे ठीक करने के लिए नए से नए कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ या मुख्तलिफ जो मेजर्स हैं वो डिवाइस कर रहा होता है इंटरनल कंट्रोल। तो हर वक्त रिस्क असेसमेंट चल रहा होता है, ये एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है इंटरनल कंट्रोल का। फिर एंटिटी प्रोसेस टू मॉनिटर द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेस कर लिया, उसके मुताबिक आपने मुख्तलिफ प्रोसीजर लगा दिए, फिर उन्हें मॉनिटर भी तो करना है ना कि हमने जो प्रोसीजर लगाए क्या वो कामयाब भी हैं कि नहीं। तो प्रोसेस टू मॉनिटर द इंटरनल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल की आपने फिर मॉनिटरिंग भी करनी है। फिर जब मॉनिटरिंग करनी है तो मुख्तलिफ रिपोर्ट जनरेट होंगी, मुख्तलिफ डाटा जनरेट होगा मुख्तलिफ लोगों के लिए, तो उन लोगों तक पहुंचाना भी है। उसे पहुंचाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन का सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बगैर इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर सकता कि अप्रोप्रिएट बंदे को अप्रोप्रिएट टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये गलती हो रही है, इसे फौरन ठीक कर लो। और आखिर में जी कंट्रोल एक्टिविटीज़, इन सब के जो है पीछे वो क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ है। कंट्रोल एक्टिविटीज जो डे टू डे चीज़ें चल रही होती हैं, जो रूटीन में चल रही होती हैं, जो आपने कंट्रोल लगाए होते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि मिल के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बनाते हैं। फिर नीचे एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये उसे उसने मजीद डिफाइन कर दिया। जब आप रिस्क को असेस करते हैं तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन कौन से बिजनेस रिस्क हैं जो हमारी एंटिटी को भी फेस करने पड़ सकते हैं या पढ़ने करने पड़ रहे हैं। फिर एस्टिमेटेड सिग्निफिकेंस, फिर आप देखते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन पर पैसे भी लगा के इन्हें ठीक करने की कोशिश की जाए, या कोई इतने सिग्निफिकेंट नहीं है तो इन्हें इग्नोर किया जाए या थोड़े पैसे लगाए जाएं।
क्योंकि हम रिस्क कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से दुनिया में चलते हैं ना, कि जहाँ जितना हमें बेनिफिट है उतने ही पैसे लगाए जाएं, गैर ज़रूरी पैसे हम ना लगाएं। तो हम इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि जो रिस्क हमें फेस करने पड़ रहे हैं, क्या वो सिग्निफिकेंट भी हैं कि हम इन पे पैसे भी लगाएं और इन पे फिक्रमंद हो, है सिग्निफिकेंस। तो फिर लाइकलीहुड ऑफ इट्स अकरेंस, फिर हम देखते हैं कि इनके होने के चांसेस कितने हैं, कितना चांस है कि ये रिस्क मौजूद होंगे या आगे आ सकते हैं। और अगर इनका चांस बहुत कम है, फिर इन पे खाम खा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं। जब चांस बनेगा, नज़र आएगा, रिस्क बढ़ेगा, तो फिर देखेंगे। अभी पैसा लगाना तो खाम खा अपने आप को ख़राब करने वाली और अपनी मिस प्लानिंग वाली बात है। और आखिर में एक्शन टू एड्रेस एड्रेस दो रिस्क, अगर वो उनकी लाइक्लीहुड भी बहुत है, सिग्निफिकेंट भी हैं, तो फिर हमने एक्शन लेने हैं कि इन्हें मिनिमाइज या रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो ये भी चार काम है, एक कहने के स्टेप्स हैं रिस्क असेसमेंट में। ऑल द रिमेनिंग, अच्छा ये दोनों चीजें अब हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस कर रहे हैं ना। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस में उसके अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी आ जाता है, और फिर उसके रिस्क कौन कौन से ये फेस कर रही है, और ये कैसे उसे मैनेज करती है, एटसेट्रा, वो सारा कुछ हम देख रहे हैं। इसलिए वो सब कुछ इसी चैप्टर में लिखता जा रहा है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फिर वो वहां से यहीं से आगे आ गया कि अब एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है तो उसके अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना है। ISA 315 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू obtain एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स रेलिवेंट टू द ऑडिट। इस फिक्रे को आपने याद कर लेना है, ठीक है। वो कहता है कि ऑडिटर जो है उसे इंटरनल कंट्रोल को भी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक वो ऑडिट से रेलिवेंट है। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल भी होते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स भी होते हैं, सेफ्टी कंट्रोल्स भी होते हैं, कई किस्म के कंट्रोल हैं। लेकिन हम सब पे रिपोर्ट तो नहीं दे रहे होते ना। हम तो फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट दे रहे हैं। तो हम गैर ज़रूरी चीज़ों पे जाएंगे तो फिर ऑडिट बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि आपने जो ऑडिट से रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है ऑडिटर के लिए। Although most of the entities internal control will relate to the financial reporting, not all will be relevant to the audit। ये तो मैंने अभी आपको आइडिया दे दिया। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, ये असर्शंस आ गए। अभी बार बार बच्चे डिस्कनेक्शन हो रहे हैं बच्चे, तो कल होपफुली मेरी फिजिकल क्लास ही होगी, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। मेरा ख्याल है आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि असर्शंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल से हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। चूँकि बच्चे भी इस, तो हम इंशाल्लाह कल से इसे शुरू करते हैं, ठीक है। जी हसनैन। सर सारे आधे ही बैठे हैं सर। वो अच्छा, बाकी आमना वो और फिजा फिजा मेरे वगैरह साथ बैठी हैं बैठी हैं या? तो वो ले रहे हैं उधर अच्छा से, बस शायद ठीक। डिस्कनेक्ट हो गई होंगी तो ठीक। क्लास में ज्वाइन ना हो। नहीं तो आप किधर जी बैठे जी, हो? मेरे साथ ही बैठे। साथ बैठी हैं, चलो ठीक है। जी जी। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन फिर हम कर लेते हैं। असर्शंस का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये क्लेम्स हैं जो मैनेजमेंट ने क्लेम किया है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या बनाई हैं, इसमें हमने इन चीज़ों को फॉलो किया है। उन्हें हम क्लेम नहीं कहते, हम रिप्रेजेंटेशन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट होता है वाजे तौर पे क्लियरली बता, वो बोल के कहें या लिख के कहें कि भाई ये हमारे दावे हैं, असर्शंस है, या अदरवाइज, या अपने एक्शन से, अपने एक्टिविटी से वो ये शो करें कि ये चीज़ मौजूद है। मतलब वाजे तौर पे बोल के या लिख के तो ना बताएं, लेकिन नजर आए कि ये चीज़ मौजूद है, उनकी हरकतों से लगे कि कोई चीज़ मौजूद है। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, दैट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बॉडी में डाल दिए गए हैं। दूसरे अल्फाज में ये वो असर्शंस हैं जो मैनेजमेंट क्लेम करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमने फॉलो किए हैं और इनकी बॉडी में मौजूद हैं। एज यूज बाय द ऑडिटर टू कंसिडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट मे अकर। और इन असर्शंस को ऑडिटर यूज करता है ये देखने के लिए कि इन्हीं को बेस करके मैं देख लूं कि एरर मिसस्टेटमेंट मौजूद हैं कि नहीं। असर्शन का ही जो ऑपोजिट है, कि असर्शन फॉलो नहीं हो रहा, वो मिसस्टेटमेंट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल असर्शन है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि तमाम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई है। अब मिस स्टेटमेंट क्या है, कि तमाम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं हुई, कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गई है। एक्यूरेसी, ये असर्शन क्या कहता है कि जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, रिकॉर्ड हुई हुई है, वो बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई है और एक्यूरेट है। इसमें मिस स्टेटमेंट क्या हो सकती है, कि जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है वो एक्यूरेट नहीं है।
तो हम इन्हीं असर्शन के जो ऑपोजिट साइड है उसे मिस स्टेटमेंट कंसिडर करके फिर वेरीफाई करते हैं कि क्या ये असर्शन वैलिड है। क्या ये कह रहे हैं कि कंप्लीटनेस है तो वाकई कंप्लीटनेस है, कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई। क्या ये कहते हैं कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, तो क्या एक्यूरेसी है, कोई चीज़ गलत रिकॉर्ड तो नहीं हुई, एटसेट्रा। अब modern auditing theory takes the view that the financial statement prepared by the management comprise a number of assertions or representations. These assertions are set out in ISA 315 and fall into the following categories. अब वो assertion दो तरह के हैं। मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था, आपको याद होगा कि जो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं उसमें ये मैटर नहीं करता कि साल के दौरान ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं। मैटर ये करता है कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आ रहा है ये ठीक है कि नहीं है। जबकि इनकम स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा होता है वो बैलेंस नहीं होता है, एक्चुअली वो टोटल ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है कि साल में 100 ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो 100 का टोटल ये बनता है। उसे जो बैलेंस शीट में फिगर आती है उसे हम कहते हैं अकाउंट बैलेंस। और जो इनकम स्टेटमेंट में आती है उसे हम कहते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो यहाँ उसने वही कहा कि असर्शन जो है वो दो कैटेगरीज में फॉलो होते हैं, असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। एक तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स हैं और उनके रिलेटेड डिस्क्लोजर जो नोट्स में है कि उनके डिस्क्लोजर क्या देने हैं। दूसरी साइड पे दूसरी कैटेगरी है असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। दूसरे अल्फाज में ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इनकम स्टेटमेंट के जो फिगर है उनसे रिलेटेड असर्शंस हैं और ये असर्शंस हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड। ठीक है। असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन दूसरे अल्फाज में इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जो असर्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। अक्रेंस। मैं सेल्स की मिसाल लेता हूँ कि सेल वाकई अकर हुई थी। सेल वाकई अकर हुई थी मतलब सेल हुई थी तो रिकॉर्ड हुई है। ऐसा नहीं है कि सेल हुई नहीं और आपने रिकॉर्ड कर ली। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट हैव बीन रिकॉर्डेड और डिस्क्लोज्ड हैव अकर्ड एंड रिलेट टू द एंटिटी। एंटिटी से रिलेट भी करते हैं और वाकई हुए थे। कंप्लीटनेस का मतलब है कि जितने अकर हुए थे सारे रिकॉर्ड हो गए हैं, तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई हैं। अब याद रखना है कि अकरेंस और कंप्लीटनेस एक दूसरे का ऑपोजिट है। समझ क्लियर है, ये बात याद रखनी है। अकरेंस का मतलब है कि इसमें रिस्क क्या है कि वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं लेकिन रिकॉर्ड हो गई है। जबकि कंपनी कंप्लीटनेस का मतलब है ट्रांजैक्शन हुई थी लेकिन यस रिकॉर्ड सर। नहीं हुई। तो ये याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक्यूरेसी, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट हुई है और एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है। अमाउंट एंड अदर डाटा रिलेटिंग टू recorded transactions and events have been recorded appropriately and related disclosures have been appropriately measured and described. कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है कि कट लगा देना और ऑफ कर देना चीज़ों को। मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो कट लगा देना, ये ना हो कि अगले साल की ट्रांजैक्शन इस साल में रिकॉर्ड हो जाए या इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल में चले जाएं। ऐसा ना हो, इसे हम कहते हैं कट ऑफ। फॉर एग्जांपल जैसे 30 जून को आपने सेल की लेकिन आपने उसकी इनवॉइस जनरेट की 2 जुलाई को, तो आपने 2 जुलाई में रिकॉर्ड कर लिया जबकि सेल तो 30 जून को हो चुकी थी। तो आपको ये 30 जून की सेल को 30 जून में ही रिकॉर्ड करके पिछले साल में ले आना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को कट ऑफ कहते हैं। ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन, कि आपने क्लासिफिकेशन प्रॉपर अकाउंट्स में की है, उन्हें गलत अकाउंट में क्लासिफाई नहीं किया। ठीक है, मतलब जो लेजर अकाउंट्स होते हैं जो उनके जो आपने हेड ऑफ अकाउंट्स बनाए होते हैं वो आपने बिल्कुल ठीक क्लासिफाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि फ्यूल को उठा के आपने एंटरटेनमेंट में डाल दिया है। प्रेजेंटेशन, इन्हें उसी तरह प्रेजेंट किया गया है जिस तरह स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि प्रेजेंट करो। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कहते हैं कि सेल्स की फिगर को बैलेंस शीट के फेस पे शो करो। ये नहीं करना कि टोटल इनकम इतनी और माइनस टोटल एक्सपेंस इतना तो इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करो। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर अप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड और डिसएग्रीगेटेड एंड क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स आर रेलिवेंट एंड अंडरस्टैंडेबल। तो जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रोप्रिएटली इकट्ठी की जाती हैं या अलग अलग शो की जाती हैं और क्लियरली डिस्क्राइब की जाती हैं और उनके एक्सप्लेन या उनकी जो डिटेल है वो क्लियर हद तक मुनासिब हद तक भी दी जाती है। और उनके जो रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं वो भी उनसे रेलिवेंट भी हैं और समझ भी आ रहे हैं, इस तरह बनाए गए हैं कि कंफ्यूज नहीं कर रहे, समझ आ रहे हैं और रेलिवेंट भी हैं, इससे रिलेट भी करते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है प्रेजेंटेशन। असर्शन अबाउट द अकाउंट बैलेंस, बैलेंस शीट से रिलेटेड असर्शन क्या है, ऊपर क्या था, अकरेंस। अकरेंस का मतलब ये था कि सेल हुई है
ऐसा नहीं है कि सेल हुई नहीं और रिकॉर्ड हो गई। उसके ऑपोजिट बैलेंस शीट में हम अकरेंस का वर्ड यूज नहीं करते, हम एग्जिस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं कि जो एसेट है, जो लाइबिलिटी है, वो एग्जिस्ट भी करती है, उसका वजूद है तो हमने रिकॉर्ड की है, अदरवाइज हम रिकॉर्ड ना करते। तो इनकम और एक्सपेंस का वजूद नहीं होता, इनकम और एक्सपेंस या होती है या नहीं होती, जबकि एसेट का वजूद होता है कि एसेट मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो वहां अकरेंस कह दिया, यहां हमने एग्जिस्टेंस कह दिया। बेसिक थीम एक ही है, कहने का मकसद यही है कि ये चीज वाकई एग्जिस्ट करती थी, वाकई अकर हुई थी तो रिकॉर्ड हुई है, खाम खा रिकॉर्ड नहीं हो गई। एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि जो एसेट हमने रिकॉर्ड किए हैं उस पर हमारा ही राइट है, वो हमारा ही एसेट है, किसी और के एसेट अपने बना के शो नहीं किए। ऑब्लिगेशन जो हमने लाइबिलिटी शो की है वो हमारी ही ऑब्लिगेशंस हैं, हमने ही पे करनी है, किसी और की ऑब्लिगेशन हमने शो नहीं की। कंप्लीटनेस वहां भी थी, यहां भी है, कि जो कुछ हुआ, जितने एसेट्स हैं सारे कंप्लीट हैं, कोई एसेट हमने मिस नहीं किया। वहां कंप्लीटनेस का मतलब था कि जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं सारी रिकॉर्ड हुई हैं, यहां मतलब है कि जितने एसेट्स और लाइबिलिटीज में हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। वहां भी एक्यूरेसी था, यहां भी एक्यूरेसी है, लेकिन यहां एक्यूरेसी के साथ उसने वैल्यूएशन और एलोकेशन का वर्ड लगा दिया, क्योंकि वैल्यूएशन इनकम की नहीं होती जनरली, वैल्यूएशन एसेट्स की होती है या लाइबिलिटीज की होती है, कि उनकी वैल्यू लगाई जाती है कि इनकी इस वक्त मार्केट में कितने, क्या है ये एसेट या ये ऑब्लिगेशन मार्केट में हमें अगर पे करनी है तो हमें एक्चुअली कितनी पे करनी है। तो यहाँ एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन का वर्ड लगा दिया, बात तकरीबन वही है। Assets, liabilities, and equity interest are included in the financial statement at appropriate amounts, and any resulting valuation or allocation adjustments are appropriately recorded, and related disclosures have been appropriately measured and described. तो रिलेटेड वैल्यूएशन उनकी वैल्यू करवाई गई है एसेट लाइबिलिटी की, वो भी ठीक है, और एलोकेशन का मतलब उन्हें प्रॉपरली एलोकेट किया गया है, कहाँ कहाँ एलोकेट किया, जिन जिन एसेट को जो जो एलोकेट किया गया, लाइबिलिटीज को वो भी ठीक किया गया। उसके बाद आखिरी दर्शन आ जाता है क्लासिफिकेशन, जो कि वहां भी था और यहाँ भी है। एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी को अप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड और डिसएग्रीगेटेड बिल्कुल वही चीज़ है। तो फर्क सिर्फ है कि वहां था अकरेंस, यहाँ पे है एग्जिस्टेंस। ठीक है, वहां पे थी एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। वहां पे थी कंप्लीटनेस, यहाँ पे भी है कंप्लीटनेस। वहां पे थी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे भी है क्लासिफिकेशन। सिर्फ एग्जिस्टेंस का फर्क था और अक्रेंस का फर्क था और कट ऑफ का फर्क था। ठीक है, कट ऑफ का फर्क था और प्रेजेंटेशन का फर्क था, कि बैलेंस शीट में तो एसेट को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन तो खैर इधर भी होगी, लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन उतनी मतलब सवेयर नहीं होती, रिस्की नहीं होती जितनी है वहाँ, के वहाँ हमने इनकम, सारी इनकम इकट्ठी करके शो कर दी। मतलब हमने आप कह लें कि नॉर्मल सेल्स और अदर इनकम दोनों को इकट्ठा करके शो कर दिया, तो प्रेजेंटेशन के जो मसले हैं वो वहाँ ज़्यादा है। यहाँ भी प्रेजेंटेशन के मसले हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो एसेट वाइज हमने हेड्स बनाए होते हैं तो यहाँ उसके चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए वहाँ उसने प्रेजेंटेशन भी डाली है, यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं है। एक बात। और नंबर टू, कट ऑफ, वहाँ पे कट ऑफ था कि जो ट्रांजैक्शन पिछले साल की थी वो उसी साल में रिकॉर्ड हो। एसेट तो एज एट होता है ना, एज एट में वो प्रॉब्लम नहीं आती, वो 30 जून को एज एट 30 जून नजर आ जाएगा, 2 जुलाई को एज एट 2 जुलाई जो है नजर आ जाएगा, वो तो नजर आएगा कि जनाब 2 जुलाई की चीज तो 30 जून में शो नहीं की जा सकती। लेकिन ट्रांजैक्शन में ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि इनवॉइस जो है जनरेट हुई 2 जुलाई को, जबकि ट्रांजैक्शन हो गई थी 29 जून को। वहां इस तरह का मसला ज्यादा है, तो उसने कट ऑफ जो है वो अकाउंटिंग पीरियड्स के साथ रिलेट कर दिया है, तो इसे आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये पे हमने एजर्शन ख़त्म कर लिए हैं। नीचे उसने समरी बनाई है, इस समरी को कल आपने एक बार पढ़ के आना है, और कल हम इसके एमसीक्यूज वगैरह पे एक नज़र डालेंगे, एमसीक्यूज सॉरी मैं कह रहा हूँ, इसके ये जो एग्जांपल है या नीचे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आते हैं, अभी तो नहीं आए, इन पे नज़र डालेंगे, और कल हम शुरू करेंगे रिस्क एंड मटीरियलिटी। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और होपफुली कल इंशाल्लाह ताला हमारी फिजिकल क्लास ही होगी। अल्लाह ताला खैर खरीत रखे। कल सर ऑनलाइन ही होगी या मैं अभी फिजिकल बता तो क्लास रहा हूँ होगी? मेरे बच्चे, अभी मैं यही तो बोल रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो, कि कल हमारी मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल क्लास होगी, और कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक खैर खरीत रखे तो। खुदा ना खासा कोई मसला हुआ तो फिर कल फैसला करेंगे, लेकिन होपफुली कल फिजिकल क्लास ही होगी। ठीक है, ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा वकास को, तो जिसे चाहिए होगी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। Officer